हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से जानने वाले हैं 10th संस्कृत जो है आपका संस्कृत साहित्य लेखिका अगला चैप्टर है। तो इसको हम जान लेते हैं फटाफट के अंदाज में। ऑब्जेक्टिव भी जानेंगे और ध्यान से सुनिएगा इसका लेक्चर को, इसका सब्जेक्टिव भी हो जाएगा जो भी आपका सब्जेक्टिव पूछेगा। संस्कृत साहित्य लेखिका, आप देखिए हेडिंग में क्या डाला हुआ है, संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी इसमें मुख्य रूप से लेखिकाओं का वर्णन है। ऐसा हमें नहीं कह रहे हैं कि मतलब विशेष रूप से सिर्फ खाली पुरुष ही लेखक होते हैं। महिला जो होती है लेखिका, उसका भी विशेष रूप से वर्णन होता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि समाज की गाड़ी जो होता है वो स्त्री और पुरुष दोनों से ही चलता है, केवल पुरुष से ही नहीं चलता है। लेकिन महिलाओं पर जैसे क्या किया जा रहा है, आज समाज में दबाव डाल करके महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है। लेकिन महिलाएं भी जो है, आपको हम बता दें कि वैदिक काल में वो कम नहीं थी, यानी वो भी बहुत आगे थी, यानी कि लेखिकाओं में, यानी लिखने के क्रम में, मतलब पढ़ने के क्रम में, विद्वता में, उसमें भी ज़्यादा थी। लेकिन पुरुष लोग जो है धीरे धीरे मतलब महिलाओं को जैसे नीचा दिखाते गया, उसको सताते गया, दबाते गया, जिसके कारण से आज ये स्थिति बन रही है। इस प्रकार से आज भी देखिएगा महिलाओं को कि आगे धीरे धीरे निकल रही है, ऐसा नहीं है। तो समाज की गाड़ी दोनों से चलता है, केवल पुरुष से ही नहीं चलता है, महिला से भी चलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही सबसे पहले आप देखिए, कहता है समाज की गाड़ी, पहला लाइन में यही लिखा हुआ है, समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है। और क्यों चलती है? क्योंकि बहुत से संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा पढ़ा गया है। क्योंकि विभिन्न संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा पढ़ा गया है, ऐसा माना गया है कि और उसमें आपको मिला है तो महिला ऋषि भी मिली है, यानी कि महिला लेखिका जो है ना वो भी मिली है पुरुष के साथ साथ। अच्छा, पुरुष से भी ज़्यादा मिली है, ऐसा भी है। कहता वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी है, न बल्कि ऋषि बल्कि कौन है, ऋषिका भी है। तो ये देख लीजिए आपका वैदिक युग में मंत्रों के दर्शन, यानी मंत्र को उच्चारण करने वाली केवल पुरुष ही नहीं होता था, यानी ऋषिगण ही नहीं होते थे, यानी महिला ऋषिका भी होती थी। ऋषि का मतलब होता है महिला ऋषि, और ऋषि मतलब जो आपका ऋषि मुनि होते हैं पुरुष वाला वो। कहता है ऋग वेद, आप जानवे करते हैं वेद कितना होता है, तो वेद 4 प्रकार का होता है, जिसमें आपको हम बताते हैं ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें वेद जो ऐसा मतलब कि समझिए कि एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा शास्त्र है जो कि लोग अच्छा लोग पढ़ पढ़ के मतलब विद्वान हुआ, आचार्य हुआ। तो इस प्रकार से वेदों में बहुत सारा मतलब कि संकलन था, जिसमें कि आपको हम बता दें कि ऋग्वेद में जैसे आपको लगभग 10,000 मंत्र संकलित थे। और ऋग्वेद से जैसे सामवेद निकल के आया, फिर यजुर्वेद निकल करके आया, अथर्ववेद निकल करके आया, सबसे प्राचीनतम वेद में ऋग्वेद आता है। संगीत, जिसको आप बिना संगीत के आप रह नहीं सकते हैं, वो संगीत देखिए सामवेद का है, यानी कि संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। गद्य एवं पद्य दोनों का अध्ययन जो होता है आपका यजुर्वेद में होता था, और सबसे बाद वाला जो वेद आया हो वो आपका अथर्ववेद। पहले जादू टोना का अध्ययन ऋग्वेद में होता था, और अब जो है जादू टोना का अध्ययन आपका अथर्ववेद में होने लगा है। और बाकी ऋग्वेद से ही सारा जो भी वेद है उसका मंत्र, उसका और जो है श्लोक सब बाहर निकल करके आया है, धीरे धीरे ऋग्वेद वेदों में बटा है। कहता है ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिला ऋषियों के मंत्र दर्शन का उल्लेख है। तो कहेगा ऋग्वेद में कितना महिला ऋषियों का वर्णन है, तो 24। अथर्ववेद में कितना महिला ऋषियों का वर्णन है, तो 5। अच्छा, 5 जो है वर्णन आपका, 5 महिला ऋषियों का जो वर्णन है अथर्ववेद में, उसका नाम पूछ लेगा सब्जेक्टिव में कि अथर्ववेद में जो 5 महिला ऋषियों का वर्णन उसका क्या नाम है। तो यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी, ये आपको नाम देना है। यानी ये समझ जो है आपका अथर्ववेद में जो 5 महिला ऋषि थी वो सब। बृहदारण्यक उपनिषद, तो बृहदारण्यक उपनिषद में और कहेगा किसकी चर्चा मिलती है बृहदारण्यक उपनिषद में। अब जैसे देखिए उपनिषद के बारे में मंगलम में हम आपको पढ़ाए थे कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, यानी गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा को ग्रहण करना उपनिषद कहलाता है। तो ये देखिए आपका उपनिषद,
तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन है। याज्ञवल्क्य की पत्नी किसका? मैत्रेयी का वर्णन है, जिसमें अमर तत्व की शिक्षा प्रदान करते हैं, अमर तत्व की शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का उल्लेख है, मैत्रेयी का वर्णन है, और जो किसकी शिक्षा देती है, यानी याज्ञवल्क्य जो अपने पत्नी को अमर तत्व की शिक्षा प्रदान करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। जनक के सभा में शास्त्र पारंगत गार्गी वाचन कवि रहती है। जनक के सभा में कौन रहती है? शास्त्र पारंगत, यानी शास्त्र से परिपूर्ण, सभी शास्त्रों को, शास्त्र के मतलब क्या हो रहा है? शास्त्र के मतलब ज्ञान ही होता है, यानी शास्त्र पारंगत गार्गी वाचन कवि रहती है, यानी कि विद्वान, यानी कि आप सोच के देखिए, महिला को भी पहले सभा में रखा जाता था। लौकिक संस्कृत ये बाद में, जैसे कुछ दिन बाद में जब आया न, तो वैसे स्थिति में क्या हुआ कि महिलाओं को एकदम बिल्कुल नीचा रखने लगा, समाज में जाना नहीं है, सभा में भाग नहीं लेना है। उसे लगता था कि मैं पुरुष को इमेज मतलब खराब हो जाएगा पुरुष को। और सही बात है, पुरुष अपने आप को ऊंचा चाहता है कि हम अक्सर से ऊंचा रहें। कभी आप ऐसा समझिए, जैसे मान लिया जाए, यदि जो 10 बजे रात के यदि जो कोई पुरुष यदि वो घर आवे, तो वो महिला जैसे पूछेगी कि इतना रात के कहाँ थे, तो वो पुरुष देखिए क्या बता देगा कि हाँ हम दोस्त के यहाँ थे, हमको कुछ काम था, ऐसे था वैसे था। लेकिन वही उल्टा, यदि जो पुरुष घर में रहे और 10 बजे रात के महिला कहीं से आ जाए, उसको देखिए 4 गाड़ी देगा पुरुष। हो सकता है कि एक आध झापड़ मारबो करेगा, प्लस में क्या होगा, हो सकता है मतलब इतना बोलेगा कि आपको यकीन नहीं होगा। आप सोच के देखिए, सिर्फ खाली एक दिन के लिए ऐसे करेगा, और 10 बजे वो उसके लिए बहुत सारा सवाल करेगा कि इतना रात हो गया, 10 बजे तुम कहाँ थी, ऐसे थे। और यदि एक आध दिन के लिए यदि बिना पूछे यदि जो गायब हो जाए, तो फिर उसको रखबे न करेगा। पुरुष ऐसा है। लेकिन देखो मर्द लोग कैसा है, 1 दिन 2 दिन 2 4 5 दिन घर से गायब हो जाता है। और महिला कुछ नहीं पूछते, कहाँ गए थे जी, तो बोले ही दोस्त के यहाँ गए थे, घूमने के लिए गए थे। देखिए तो अकेले चला जाता है, जबकि हम शास्त्रकारा पाठ में पढ़ा है कि पुरुष कहीं पर भी घूमने के लिए जाएगा तो कहा जाता है महिला को साथ में घूमने के लिए भी ले जाने का वचन लेता है कि हाँ जहाँ कहीं भी जाइएगा घूमने के लिए तो हम आपको भी लेकर के चलेंगे। लेकिन देखिए पुरुष हमेशा अक्सर अकेले ही जा के घूम करके आ जाता है, जबकि महिला अकेले घूम करके आ जाए बिना पुरुष के। देख लीजिए, नहरा तो जेबे न करते हैं शुरुआती दौर में नहीं जाएगी, बिना पूछ ले, बिना मतलब कि किसी के साथ या अकेले भी नहीं जा सकते। नहीं तो उसमें भी पुरुष उसमें बाधा डालेगा, मतलब बिना हमसे पूछे कैसे चली गई, तुमको हम रखेंगे नहीं, बहुत सारा विवाद खड़ा हो जाएगा। तो देखिए महिलाओं को कैसे मतलब अथी किया जाता है। हमने क्या कहा, यदि जो पुरुष लेट से यदि वो घर में आ जाए तो क्या कभी देखें कि महिला 2 झापड़ लगा दी, केवाड़ी लगा दी कि जाइए बाहरे रहिए, ऐसे वैसे कभी भी ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन देखो महिलाओं पर कितना अत्याचार किया जाता है। कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में कहता है 40 कवित्रियों 50 पदों स्पष्ट रूप से इधर उधर और प्राप्त होते हैं। तो कहेगा लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का जिक्र किया गया है, तो 40 कवित्रियों। कितना पदों में वर्णन है, तो 50 पदों में वर्णन है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों और 50 पदों स्पष्ट रूप से इधर उधर क्या है वर्णन है। उनमें कहता है कि विजयांका जो है अप्रथम है। कहेगा 40 और जो लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियां हैं उनमें से विजयांका प्रथम कल्पा है, यानी प्रथम स्थान पे आती है। कौन? विजयांका। तो ये देखिए आपका विजयांका प्रथम कल्पा है। कहता और वह श्याम वर्ण की थी। श्याम वर्ण के मतलब ये होता है कि वो सावली कलर के थी। श्याम मतलब होता है किसको कहा गया? कृष्ण को, यानी कृष्ण के जैसा थे। पर ऐसा जैसे मान लीजिए कि कहते हैं राम कैसा थे, तो कहते हैं कि काला थे। कृष्ण कैसा थे, तो मतलब कि सांवला थे। तो ये बताइए यदि जो ऐसा है तो लोग देखिए लोग गाते हैं कौन, हरे रामा हरे कृष्णा। तो आप बताइए हरे रामा और हरे कृष्णा, देखिए हम लोग क्या करते हैं भजन में गाते हैं, इसका मतलब कृष्णा और राम ये दोनों हरा कलर के थे, हरे रामा हरे कृष्णा ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। श्याम वर्ण की थी कौन?
तो विजयांका श्याम वर्ण की थी, याद रखिएगा। विजयांका प्रथम कल्पा है उसमें से, और वो कैसा कलर की थी? श्याम वर्ण। कहता है 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश का राजा चंद्रादित्य, 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा कौन था? तो चंद्रादित्य। और उसकी रानी कौन थी? विजय भट्टारिका, याद रखिएगा। 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा कौन था? चंद्रादित्य। और की रानी कौन थी? तो चंद्रादित्य की रानी थी विजय भट्टारिका। कौन थी? विजय भट्टारिका। और ही कहा जाता है कि विजयांका है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में चंद्रादित्य की रानी, आप देख रहे चालुक्य वंश का राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। ऐसा लोगों का मानना है, बहुत सारे विद्वानों का कहना है, ऐसा है। कहता है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका हैं। तो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं में किसका किसका नाम आता है? तो याद रखिएगा शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा। कहेगा ऑप्शन देगा निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की कवित्रियों में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो 3 वही ऑप्शन देगा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, और एगो दूसरा कोई दे देगा। तो आपका उसको सेलेक्ट करना है, मतलब चुनना है। उसके बाद में कहता है 14वीं सदी में विजयनगर के राजा कौन था? तो कंपन राय। विजयनगर के राजा कौन था? कंपन राय। और उसकी रानी कौन थी? तो गंगा देवी। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य, यानी विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन? तो कंपन राय। की रानी कौन थी? तो गंगा देवी। देखिए कंपन राय की रानी गंगा देवी, यानी काफ़ी विद्वान में थी, पढ़ी लिखी थी। और ऐसा भी कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य, जो आपका विजयनगर कर्नाटक में पड़ता है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। तो ये चीज़ था। उसके बाद में कहता मधुरा विजयम किसने लिखे हैं? तो गंगा देवी। कहेगा मधुरा विजयम जो ग्रंथ है उसको किसने लिखा है? तो गंगा देवी ने। तो मथुरा विजयम किसके द्वारा लिखा गया? तो गंगा देवी के द्वारा। 1600 ईस्वी में अच्युत राय की रानी तिरुलांबा। कहेगा 1600 ईस्वी में अच्युत राय की रानी कौन? तो तिरुलांबा। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुलांबा। तो 1600 ईस्वी में अच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने विजयनगर पर ही शासन की, विजयनगर पर ही शासन की। तो 1600 ईस्वी में अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? तो तिरुलांबा। और विजयनगर पर ही शासन की थी। देखिए विजयनगर। और अगर पहले भी हम बोले कि 14वीं सदी में विजयनगर के राजा कौन? कंपन राय। की रानी कौन? तो गंगा देवी। मधुरा विजयम किसने लिखा? तो गंगा देवी। कहता है चंपू काव्य, ये देख लीजिए आपका चंपू काव्य जो है वो गद्य और पद ये दोनों में लिखा गया था। चंपू काव्य जिसको गद्य और पद में लिखा गया, ये किसने लिखा चंपू काव्य को? तो तिरुलांबा। ये देखिए चंपू काव्य और को किसने लिखे हैं? तो तिरुलांबा। तिरुलांबा जो लिखे हैं चंपू काव्य, अपना विजयनगर साम्राज्य के पूरा वर्णन है, यानी उसमें कैसे शासन होता था नहीं होता था ये सब कुछ। आप सोच के देखिए कि एक महिला भी पहले कितना विद्वान थी जो कि लिखने का काम करती थी, तो ये सब भी था, पीछे नहीं थी। आधुनिक समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव विदुषी प्रसिद्ध है। पंडित क्षमाराव विदुषी क्या है? प्रसिद्ध है। पंडित क्षमाराव याद रखिएगा। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित क्षमाराव। विदुषी विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो विदुषी। अब जैसे इंद्राणी, इंद्राणी क्या होता है? कहेगा कि इंद्राणी का क्या अर्थ होता है? तो इंद्राणी का अर्थ होता है कोची, मतलब इंद्र की पत्नी को हम क्या कहते हैं? इंद्राणी कहते हैं। तो ये वर्तते का मतलब क्या होता है? तो वर्तते का मतलब और है होता है। और जैसे ये देखिए आपका ऋषिका का मतलब क्या होता है? तो ऋषिका का मतलब होता है महिला ऋषि, ये चीज होता है। लभ्यंते मतलब प्राप्त करना। तो कुछ कुछ शब्द ऐसा भी होता है जो आपका मीनिंग से भी उसका अर्थ पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। इंद्राणी का मतलब क्या होता है? वर्तते का मतलब क्या होता है? ये सब होता है जो कि आपका डायरेक्ट मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। लभ्यंते का मतलब क्या होता है? तो ये चीज होता है। आधुनिक समय में संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित क्षमाराव हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शंकर चरितम, तो शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी और कथा मुक्तावली, ग्राम्य ज्योति, ये सब किताब जो है, ये सब जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित क्षमाराव के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित क्षमाराव के द्वारा।
सत्याग्रह गीता एक महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के मतलब कि लिखा गया था। किसके द्वारा? पंडित क्षमाराव के द्वारा। हम देखिए एक साथ लिख दिए हैं। कौन कौन ग्रंथ लिखे हैं? शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली और ग्राम्य ज्योति, ये सब ग्रंथ के नाम है। आप पूछेगा कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित क्षमाराव के द्वारा। उसके बाद में कहता है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी। पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी, ये सब जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सब लिखा गया है किसके द्वारा? आधुनिक लेखिका है ये सब जो है नाम है। ये देख रहे पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी, ये आधुनिक लेखिका हैं। आधुनिक लेखिका हैं। कहेगा निम्न में से कौन आधुनिक लेखिका के श्रेणी में आते हैं? तो ये आपको देना है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी, ये सब आधुनिक लेखिकाओं में प्रसिद्ध है। आधुनिक लेखिकाओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है आपका पंडित क्षमाराव है। इसके अलावे यदि जो आपका ऑप्शन दे रहा है तो इसमें पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी, ये सब आपका विशेष रूप से है। तो देख लीजिए आपका संस्कृत साहित्य लेखिका, मतलब इसमें से इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलेगा? इस पाठ से हमको यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ कहीं समाज का निर्माण होता है वहाँ पर केवल पुरुष ही भाग नहीं लेता है, महिलाओं के द्वारा भी चलाया जाता है। यानी कि बिना महिला के वो आपका समाज शोभेगा नहीं, बिना महिला के वो घर नहीं शोभेगा। यदि जो महिला नहीं रहेगी उस घर में तो आपको हम बता दें कि वो जैसे तैसे रहेगा, मतलब बढ़िया से शोभेगा नहीं, खाना तक नहीं बनेगा, साफ सुथरा बढ़िया से नहीं रह पाएगा। तो महिलाओं का होना क्या है? बहुत जरूरी है। तो समाज की गाड़ी दोनों से चलता है। हम ही नहीं कहते हैं खाली स्त्रियां ही रहती तो उससे हो जाता, नहीं, पुरुष भी उसमें रहेगा, स्त्री भी, क्योंकि दुनिया दो से बना है तो उसमें पुरुष भी रहेगा और स्त्री भी रहेगा। ऐसा यदि जो ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। यदि जो खाली महिलाएं रहती तो कैसे सृष्टि चलता, खाली पुरुष रहता तो कैसे आपका संसार बनता? कभी हो नहीं सकता। चलिए, तो हमने आपको संस्कृत साहित्य लेखिकाओं के बारे में हम आपको बताए हैं कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी में आप नोट कर लीजिए, इसको एक एक करके याद करिए। एक से ज़्यादा आपको कभी नहीं पूछेगा, यानी इतना ही से आएगा। आप इतना बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए एक एक करके। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी है, आप चाहे तो इससे पूरा सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम फिर से सब्जेक्टिव वाला जो है फिर से एक एक करके चैप्टर आपको हम करवाएंगे। तो इसमें जो भी कुछ भी मतलब आपको लग रहा होगा कि हाँ बढ़िया दिख रहा है वीडियो या फिर नहीं दिख रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना रहेगा तो वो भी आप कर दीजिएगा। तो जब तक कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना लक्ष्य एजुकेशन चैनल। जब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक कि आपको धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।